हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड और ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कस किया था। हमने ओवरलैपिंग के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग बताया। एस ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, DD ओवरलैपिंग। बेटा यहाँ से टोटल 4 टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। सिग्मा, डेल्टा, आपका सिग्मा बॉन्ड था, डेल्टा था, पाई था और फाइव वाला था। बट हम जनरली केवल 2 टाइप के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा जो पॉइंट है वो है टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर मैं टाइप ऑफ बॉन्ड में बात करूं बेटा, तो 2 टाइप बॉन्ड फॉर्मेड बाय ओवरलैपिंग, अर्थात ओवरलैपिंग के वाया 2 टाइप के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। जनरली बोला है मैंने, वैसे तो 4 बताए मैंने, बट हम जनरली 2 टाइप के बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और वो 2 कौन कौन से होते हैं बेटा? एक होता है सिग्मा और एक होता है आपका पाई। तो अब हम यहाँ से सिग्मा और पाई के बीच में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिग्मा के बारे में और सेकेंड लिखता हूँ पाई के बारे में। तो फर्स्ट बॉन्ड हो गया सिग्मा और सेकेंड आपका हो गया पाई बॉन्ड। आप बताइएगा सबसे पहले इनमें डिफरेंस क्या होगा। तो मुझे बताइएगा, हमने ओवरलैपिंग पढ़ लिया बेटा, तो बताइएगा ओवरलैपिंग के अंदर मैं बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेटा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जब ओवरलैपिंग अक्साइल होती है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब ओवरलैपिंग क्या होती है बेटा? लेटरल होती है। आप बताओ, सिग्मा बॉन्ड के अंदर ओवरलैपिंग अगर अक्साइल होगी तो यहाँ पर आपके जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो 2 न्यूक्लियस के बीच में होंगे, और 2 न्यूक्लियस के बीच में होने की वजह से बेटा यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स मोर होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर ओवरलैपिंग होती है, जबकि यहाँ पर स्मॉलर ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स मोर होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लेस होता है। अब बताओ, अगर ये बॉन्ड आपका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये लेस रिएक्टिव होता है, जबकि आपका क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। ये कोअक्साइल पर होता है, और कोअक्साइल हमेशा परमानेंट होता है बेटा। कोअक्साइल ओवरलैपिंग हमेशा परमानेंट होती है, जबकि लेटरल वाली जो होती है वो परमानेंट नहीं, पार्शियली होती है। अब हम इन सब पॉइंटों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सब पॉइंटों को मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहला तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होगा? एंड टू एंड या आपके अक्साइल ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहला, फर्स्ट वाला हो जाएगा बेटा ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स along their axes। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हाफ फील्ड ऑर्बिटल के अलोंग देयर एक्सेसिस पर होता है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है बताओ। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑन साइडवेज। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग साइडवेज होती है और यहाँ पर ओवरलैपिंग बेटा एक्सेसिस होती है, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं हेड टू हेड। अर्थात पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है वो हेड टू हेड या फिर कोअक्साइल ओवरलैपिंग के वाया होता है, जबकि पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है बेटा वो आपका साइडवेज या फिर कोलैटरल ओवरलैपिंग के वाया होता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो मैंने कहा था सिग्मा बॉन्ड में एक्साइल है, और एक्साइल क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर ओवरलैपिंग, ग्रेटर ओवरलैप है यहाँ पर। और आपको पता है बेटा ग्रेटर ओवरलैप होगा तो ये बॉन्ड आपका क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, हैंस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। इसलिए ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आता है, जबकि ये लेटरल होने की वजह से बेटा ग्रेटर नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे लेसर ओवरलैप, जहां पर आपका लेसर ओवरलैप होता है इसलिए ये आपका वीक बॉन्ड होता है, हैंस वीक बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा में से पाई वीक होता है और सिग्मा आपका स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, इसके अंदर क्यों बोला इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्योंकि आपको देखो, जब कोअक्साइल ओवरलैपिंग होगी तो आपके जो इंटर मतलब ये शेयर इलेक्ट्रॉन है वो 2 न्यूक्लियस के बीच में होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोकेटेड बिटवीन 2 न्यूक्लियस। अर्थात आपके जो शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 न्यूक्लियस के बीच में लोकेटेड होते हैं, हैंस मोर अट्रैक्शन। इसलिए बेटा यहाँ पर मोर अट्रैक्शन फोर्स होता है।
जबकि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोकेटेड अबव और बिलो ऑफ न्यूक्लियस, अर्थात यहां पर जो आपके शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा वो न्यूक्लियस के अबव और बिलो होते हैं, और अबव और बिलो होने की वजह से बेटा न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर रिपल्सन होता है, इसलिए बॉन्ड वीक है। हैंस रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए ये वीक है, और ये आपका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। आगे मैं बात करूं बेटा तो नेक्स्ट अगर 3 की बात करूं मैं तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो बेटा लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव बॉन्ड, कारण बिकॉज यहाँ पर आपका मोर ओवरलैपिंग होती है, और मोर ओवरलैपिंग होने की वजह से ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि पाई बॉन्ड जो होता है बेटा वो सिग्मा के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है। ये आपका होगा बेटा मोर रिएक्टिव कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको पता है लेस ओवरलैपिंग होती है, और लेस ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा, तो पाई बॉन्ड मोर रिएक्टिव होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, लेस होता है। आपको पता है बेटा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, कोक्साइल से, और कोअक्साइल ओवरलैपिंग परमानेंट होती है। कोअक्साइल आपकी जो ओवरलैपिंग है बेटा, ओवरलैपिंग इज परमानेंट, ये ओवरलैपिंग आपकी क्या होती है बेटा, परमानेंट होती है। जबकि अगर मैं बात करूं इसकी तो कोलेटरल जो होती है वो हमेशा पार्शियली होती है। कोलेटरल ओवरलैपिंग जो होती है बेटा इज पार्शियली, ये आपकी पार्शियली है, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके दोनों साइड सिमेट्रिकल पार्ट होता है, तो यहां पर लिखूंगा नंबर 5 सिमेट्रिकल। नंबर 5 पॉइंट है बेटा क्या, सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग, सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जबकि यहां पर लिखेंगे बेटा क्या, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां से अब हमें ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है कैसे, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिएगा अभी हमने कहा था कि सिग्मा बॉन्ड आपका सिमेट्रिकल होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, और पाई अनसिमेट्रिकल है। कैसे कहा मैंने, देखिएगा तो ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया है बेटा, और इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ये आपका पी ऑर्बिटल है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो रियलिटी में ऐसे दिखता है, देखिएगा आप लोग, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अब आप जरा देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव और बिलो, यहाँ पर ये पूरा एक जैसा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं बेटा। जबकि पाई बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव, यहाँ पर अबव होगा और यहाँ पर क्या होगा, बिलो होगा। तो आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बट बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है बेटा, अनसिमेट्रिकल बोला है। अर्थात इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जरा देखिएगा, इस तरह से करेंगे। अब आप देखो ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जिसके अंदर यहाँ पर भी ऊपर पाई बॉन्ड है और नीचे भी आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये आपका किसका पार्ट नहीं हो सकता बेटा, सिमेट्रिकल का पार्ट नहीं हो सकता। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया, और ये भी आपका पाई बॉन्ड हो गया। इसलिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिमेट्रिकल होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर, जबकि पाई बॉन्ड कभी भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे सिमेट्रिकल नहीं होता। अब आ रही आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम बात करें बेटा तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा फ्री रोटेशन में इंक्लूड होता है। तो इसके अंदर जैसे मैं आपसे कहूं कि कार्बन और कार्बन है, इसके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, तो बेटा यहाँ पर इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन से मतलब क्या है कि जैसे आपके पास ये सिग्मा बॉन्ड से बन रहा है, तो बेटा इसके अंदर क्या है, एक एटम को पकड़कर हम दूसरे एटम को रोटेट करना चाहे तो इजीली रोटेट हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड पर हमेशा फ्री रोटेशन होता है,
बट पाई बॉन्ड पर कभी फ्री रोटेशन नहीं होता, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो फ्री रोटेशन को अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि पाई बॉन्ड ऐसे बनेगा। अब जब ये दो एटम ऐसे बाइंड होंगे, अब इसको हम रोटेट करेंगे बेटा ऐसे, तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो इसमें नीचे वाला रोटेट होगा तो उसके साथ साथ ऊपर वाला भी रोटेट होता है, तो इसमें एक के साथ साथ दूसरा रोटेट होता है, इसलिए पाई बॉन्ड में कभी भी फ्री रोटेशन नहीं होता। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से राइट डाउन करते हैं कि आपका जो सिंगल बॉन्ड है इस पर फ्री रोटेशन होता है। जबकि अगर मैं पाई बॉन्ड पे बात करूं, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, अब ये पाई बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर इस पर फ्री रोटेशन आपका जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैं पॉइंट लिख रहा हूं क्या कि फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल, अर्थात सिग्मा बॉन्ड पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है। जबकि अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां लिखूंगा फ्री रोटेशन नॉट अलाउड अबाउट पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड पर फ्री रोटेशन होता है, पाई बॉन्ड पर फ्री रोटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा था बेटा पाई बॉन्ड के अंदर इस तरह से है, जब हम एक को रोटेट करते हैं तो उसके साथ दूसरा रोटेट होता है, अर्थात पाई बॉन्ड पर हमेशा कौन सा रोटेशन होता है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। यहाँ पर फ्री नहीं, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, अर्थात एक के साथ दूसरा भी रोटेट होता है। नेक्स्ट अगर नंबर 7 की बात करूं तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक में डिस्कस किया था ये पॉइंट भी, और हमने ऑर्गेनिक में ये भी डिस्कस किया था कि रेजोनेंस में केवल पाई बॉन्ड इंक्लूड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं होते। सिग्मा बॉन्ड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि सिग्मा बॉन्ड डज नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस, अर्थात आपका जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा वो कभी भी रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं होता। जैसे पाई डबल बॉन्ड सिग्मा, अब देखो आप, और सिग्मा, यहाँ पर पाई सिग्मा अगेन सिग्मा है, अर्थात यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं होता। जबकि अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो बेटा पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, पाई बॉन्ड आपका जो होता है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है। पाई बॉन्ड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, अर्थात पाई बॉन्ड जो होता है वो रेजोनेंस का पार्ट होता है, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। अब देखो पाई सिग्मा पाई, तो बेटा ये पाई बॉन्ड है वो किस में इंक्लूड होगा? रेजोनेंस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नंबर 8 पॉइंट की, तो सिग्मा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो एक्सिस पर होता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन मोर होती है, जबकि ये लेटरल होने की वजह से डायरेक्शन तो होता है, बट पाई बॉन्ड में डायरेक्शन सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में लेस होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या कि सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल, और बेटा ये डायरेक्शनल होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन, इसके आगे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम जो हाइब्रिडाइजेशन का डिटरमाइन करते हैं वो किससे होता है? केवल सिग्मा बॉन्ड से होता है, और हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड जो होता है बेटा वो कभी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हमें नहीं बताता, जबकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में होता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में हम केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे, और शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करेगी बेटा, पाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहां से मैं लिख रहा हूं सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्शनल एंड डिटरमाइन शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना बेटा सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होता है, जबकि पाई बॉन्ड भी डायरेक्शनल है बट वो लेस डायरेक्शनल है, इस वजह से ऐसा नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड इज लेस डायरेक्शनल। बताओ लेस डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि बेटा यहाँ पर लेटरल ओवरलैपिंग होती है और ये एक्सिस के अबाउ और बिलो होने की वजह से ऐसा हो रहा है। एंड डज नॉट डिटरमाइन shape of molecule and hybridization। तो ध्यान रखना बेटा सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होने की वजह से आपके शेप ऑफ मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिसाइड करता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो लेस डायरेक्शनल होने की वजह से दोनों डिसाइड नहीं करता। अर्थात हाइब्रिडाइजेशन में हम कभी भी पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे।
आगे बात करूं तो बेटा आपको पता है सिग्मा बॉन्ड का फ्री एक्सिस्टेंस होता है, अर्थात ये आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, जबकि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। कहने का मतलब यह है कि दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, अर्थात दो एटम के बीच में एक सिग्मा पॉसिबल है, अर्थात दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड रह सकता है। बट पाई बॉन्ड कभी भी दो एटम के बीच में नहीं रहेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि पाई बॉन्ड अकेला कभी नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद ही होता है, इसलिए इसका फ्री एक्सिस्टेंस नहीं होता, जबकि इसका फ्री एक्सिस्टेंस होता है। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट नंबर 9 जो है वो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अर्थात सिग्मा जो बॉन्ड होता है उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, अर्थात दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड अकेला रह सकता है। बट आपको पता है पाई बॉन्ड कभी भी दो एटम के बीच में अकेला नहीं रह सकता, इसका फॉर्मेशन हमेशा सिग्मा के बाद होगा। इसके अंदर आपके पास पॉइंट आएगा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नॉट या नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अर्थात पाई बॉन्ड के अंदर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बाद होता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड के बाद होता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं क्या? पाई बॉन्ड फॉर्मेड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। तो ध्यान रखना ये आपका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद में होता है। और अगर बात करें यहाँ पर तो बेटा दो एटम के बीच में केवल एक सिग्मा होता है, जबकि पाई बॉन्ड की बात करें तो दो एटम के बीच में एक पाई भी हो सकता है और दो पाई भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 लिख रहा हूं मैं यहाँ पर आपका ओनली वन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में केवल बेटा एक ही सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जबकि पाई की अगर मैं बात करूं तो बेटा पाई एक भी हो सकता है और आपके दो भी हो सकते हैं। क्यों? कि जैसे मान लो अगर डबल बॉन्ड हुआ तो उसमें पाई एक हो जाएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो बेटा उसमें पाई कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा वन और टू पाई बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन टू एटम्स, अर्थात दो एटम्स के बीच में एक या दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी के साथ आपके 10 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में अभी मैंने इससे पहले भी कहा था बेटा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है या सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो एक तो बनेगा ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग का मतलब हो गया प्योर। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेड बाय, अर्थात सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एक तो प्योर ऑर्बिटल से, और प्योर ऑर्बिटल का मतलब है ओवरलैपिंग जो हम पढ़ रहे हैं, तो ओवरलैपिंग के वाया तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा होता है बेटा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ध्यान रखना बेटा आपके जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एक तो प्योर ऑर्बिटल से होता है, सिंपल ओवरलैपिंग से जो हम पढ़ रहे थे, और दूसरा होता है बेटा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से। तो ध्यान रखना सिग्मा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या कि प्योर और हाइब्रिड और बोथ ऑर्बिटल ये किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि अगर पाई बॉन्ड की बात करूं मैं तो पाई बॉन्ड फॉर्मेड बाय, पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है एक तो ओवरलैपिंग से हो रही है, तो एक तो हो गया प्योर ऑर्बिटल, एक तो हो गया बेटा प्योर ऑर्बिटल्स। प्योर ऑर्बिटल्स का मतलब हो गया आपके डायरेक्ट ओवरलैपिंग, जहां पर हमने पढ़ा था पीपी ओवरलैपिंग, कोलेट्रल वाली, पीडी वाली और डीडी वाली।
बट ध्यान रखना बेटा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि भी हमने जैसे इससे पहले भी पढ़ा था कि पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता। इसका मतलब हम यहां से इसे लिख सकते हैं क्या कि हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा आपके जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं वो कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो बेटा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर और आपके अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल होते हैं उनके वाया होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बच्चा मोस्टली गलती कर देता है। ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर और हाइब्रिड से होता है, जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर और अनहाइब्रिड से होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर 12, बताओ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व, यहाँ पर कौन कौन सी ओवरलैपिंग इन्वॉल्व होगी बेटा? तो यहाँ पर आएगा इन्वॉल्व एस एस, एस पी और पीपी, और पीपी भी कौन सा? अक्साइल ओवरलैपिंग। तो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर एस एस, एस पी, पीपी अक्साइल ओवरलैपिंग होती है। जबकि पाई बॉन्ड के अंदर अगर मैं बात करूं तो बताओ पाई बॉन्ड में कौन कौन सा होगा? पीपी कौन सा? लेटरल, इसके अलावा बेटा पीडी, और इसके अलावा बेटा डीडी ओवरलैपिंग होती है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होगा? एस एस, एस पी, पीपी अक्साइल, और पाई का पीपी, पीडी और डीडी से होता है। अब यहाँ से एक और पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो एक प्रकार से नोट है, डिफरेंस में कंप्लीट हो गया। हमने कहा था कि बेटा पाई बॉन्ड इज वीकर, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। बेटा आपका जो पाई बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में वीकर होता है। तो इनके बीच में बॉन्ड एनर्जी का जो डिफरेंस है, ध्यान रखना डिफरेंस इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी के अंदर वो होता है 63.5 किलो जूल पर मोल, या फिर होता है बेटा 15 किलो कैलोरी, 15 किलो कैलोरी पर मोल। तो बेटा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस 15 किलो कैलोरी पर मोल या 63.5 किलो जूल पर मोल होता है। इसी के साथ आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? तो देखिएगा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, अर्थात एक कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में क्या क्या कैरेक्टर होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें सबसे पहला हम लेंगे फिजिकल स्टेट। बेटा आपके कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसके अंदर दो कंडीशन है। एक कंडीशन है कि अगर वो मॉलिक्यूल आपका सेपरेट मॉलिक्यूल है, अगर सेपरेट मॉलिक्यूल है तब तो वो क्या होगा बेटा? गैस होगा। अगर वो एसोसिएट की फॉर्म में है तो गैस के अलावा वो लिक्विड या फिर सॉफ्ट सॉलिड हो सकता है। तो पहला लिखूंगा मैं यहाँ से फिजिकल स्टेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका फिजिकल स्टेट्स, और फिजिकल स्टेट्स में मैं बात करूं तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और बेटा गैस भी हो सकते हैं। अब बारी आती है इसके अंदर, मान लो सेपरेट मॉलिक्यूल है वो, अर्थात तो किसी के साथ कंबाइन नहीं है, तो बेटा इन गैसेज फॉर्म, अर्थात वो गैसेज फेज में होगा। बट वो अब की बात एसोसिएट फॉर्म में है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, अर्थात वो किसी के साथ बाइंड हो गया। तो ऐसी कंडीशन में बेटा वो या तो लिक्विड होगा या फिर आपका सॉफ्ट सॉलिड का पार्ट होगा। तो ध्यान रखना कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं। सेपरेट में गैस होते हैं बेटा, एसोसिएट में वो लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं। चलो इसके लिए एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं, F2 और Cl2। F2 Cl2 ये दोनों आपके सेपरेट हैं।
F2Cl2, नेक्स्ट आता है Br2, नेक्स्ट आपका आता है I2 और At2। आप देखो बेटा F2Cl2 जो होते हैं ये आपके गैस फॉर्म में है, ये आपके गैसेज है। Br2 बेटा आपका लिक्विड है और बेटा I2 और A2 आपके सॉलिड है। बताओ ऐसा क्यों हुआ? तो हमें पता है कि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो बेटा मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है। अगर मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो आपको पता है बेटा क्या होगा, इनके अंदर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन पर वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और वांडरवाल फोर्स बढ़ने की वजह से बेटा इनके अंदर सॉलिड वाली टेंडेंसी आ रही है। तो हम बात करें कि एसोसिएट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में क्यों होते हैं, तो उनका रीजन है बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वांडरवाल्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अर्थात उनके बीच में वांडरवाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस वजह से आपके जो एसोसिएट मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। अब मैं यहाँ से बात करूँ आपके कोवेलेंट कंपाउंड के, तो कोवेलेंट कंपाउंड आपके दो टाइप के हो जाएंगे, एक आपका मॉलिक्यूल कोवेलेंट है, एक आपका एसोसिएट है, जैसा कि हमने लिखा था। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो फेज के हिसाब से इनको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं बेटा? 2 पार्ट्स में। तो एक तो हो जाएगा आपका कोवेलेंट सॉलिड, एक तो हो गया बेटा आपका कोवेलेंट सॉलिड, और एक हो गया बेटा आपका मॉलिक्यूल सॉलिड। तो दो टाइप के हो गए, एक कोवेलेंट सॉलिड हो गया और एक आपका क्या हो गया बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। अब कोवेलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या डिफरेंस है बेटा? कोवेलेंट सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर एटम्स के बीच में केवल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के वाया ये जुड़कर एक 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अर्थात जेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने डायमंड देखा होगा, डायमंड के बारे में सुना होगा। डायमंड क्या है? डायमंड के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड आपस में मिलकर एक नेटवर्क 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूं जरा देखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एटम आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात जो एटम्स होते हैं वो आपके किससे एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। आपके जो एटम होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, एंड फॉर्म, और किसका फॉर्म करते हैं बेटा? एंड फॉर्म इनफाइनाइट 3D जेंट मॉलिक्यूल, और एक बहुत बड़े जेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल अभी मैंने कहा था डायमंड, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा डायमंड का। डायमंड क्या होता है? आपका जो डायमंड होता है बेटा, इसे डायमंड के अंदर कार्बन 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 आपस में कनेक्ट होकर 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा बेटा दूसरा एग्जाम्पल है सिलिका, मिट्टी। सिलिका के अंदर भी यही होता है बेटा, 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, SiO2। इसके अलावा बेटा आपकी अगर मैं बात करूं तो कौन सा आता है? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड की अलावा बात करूं तो बेटा सिलिकॉन कार्बाइड। ये वो है जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, इनके अंदर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये आपस में मिलकर एक नेटवर्क बड़ा जेंट मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब बारी आती है किसके अंदर? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड में? तो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो सेपरेट मॉलिक्यूल होता है उसमें तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बट ये जो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होकर मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या पॉइंट लिखेंगे देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे सेपरेट मॉलिक्यूल आर फॉर्मेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपका सेपरेट मॉलिक्यूल है तो वो सेपरेट मॉलिक्यूल आपके कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा, बट इन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एसोसिएशन होगा। किसके वाया एसोसिएशन होगा?
intermolecular force of attraction. So separate molecule are formed by the covalent bond and molecule associate, and molecule आपके जो हैं associate होते हैं due to intermolecular force of attraction, अर्थात इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपका हो गया वांडरवाल, जैसे क्या हो गया बेटा, वांडरवाल फोर्स हो गया। तो आपके ये जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जब सेपरेट फॉर्म में होते हैं तब तो उनके बीच में कोविलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन बेटा ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे किससे, इंटरमोलिकुलर फोर्स से, और इंटरमोलिकुलर फोर्स से एसोसिएट होकर कॉम्प्लेक्स में हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। जरा एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखिएगा, एग्जाम्पल CO2, आपको पता है बेटा CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है, और ये CO2 जो मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, सब जानते हैं बेटा, इसमें कोविलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन जब ये आपका एसोसिएट होता है किसके वाया, इंटरमोलिक्यूल के वाया, तो ये सॉलिड CO2 में बदल जाता है, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 का मतलब हो गया बेटा ड्राई आइस। अब बताओ ड्राई आइस के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो कौन सा होता है, यहाँ पर आपके बेटा वांडरवाल फोर्स होता है इसमें, अर्थात इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर पाया जाता है। ऐसा एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसी के अंदर, ऐसा एक और एग्जांपल ले लूं मैं, तो उसके अंदर आपका आ जाएगा बेटा I2 मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल। आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर सिंपली इंडिविजुअली कौन सा बॉन्ड होता है, कोविलेंट बॉन्ड होता है, बट ये जब सॉलिड I2 में बदल जाता है तो इसके अंदर एसोसिएट हो जाता है, और सॉलिड I2 के अंदर जो एसोसिएशन होता है उसके अंदर वांडरवाल फोर्स पाया जाता है। इसी के साथ आपका फिजिकल स्टेट का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे बेटा हम यहाँ से सेकेंड प्रॉपर्टी, और हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको पता है बेटा, कोविलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने की वजह से यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता, और अगर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपको पता है बेटा इनमें कंडक्टिविटी भी नहीं होती, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए मेनली दो पॉइंट होते हैं, या तो आयन होना चाहिए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जबकि कोविलेंट कंपाउंड शेयरिंग से बनने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते और आयन भी नहीं होते। तो यहाँ से मैं जो पॉइंट लिखूंगा वो क्या होगा कि मोस्टली covalent compounds do not conduct electricity, अर्थात आपके मोस्टली जो कोविलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को शो नहीं करते। उसका रीजन क्या है, बिकॉज उसका रीजन है कि कोविलेंट कंपाउंड, बिकॉज covalent compound do not have any ions or free electrons in aqueous solution, in solution। तो अगर मैं बात करूं क्या कि बेटा आपके मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड कंडक्टिविटी नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर कोई भी फ्री आयन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से ऐसा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं तो जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर, अगर हम चीनी का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती, बट फिर भी कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं बेटा, ध्यान रखना, पर फिर भी कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं, पोलर की वजह से उनके अंदर क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि उनके अंदर फ्री आयन पाए जाते हैं। जैसे वाटर, वाटर कोवेलेंट है बट पोलर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोवेलेंट है बट पोलर है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहां से है, बट फ्यू कोवेलेंट कंपाउंड तो कंडक्टिविटी, बट कुछ कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं बेटा वो आपके कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्यों, ड्यू टू presence of ions in solution, अर्थात उनके सॉल्यूशन में क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं।
अर्थात उनका सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है, और सेल्फ आयनाइजेशन होने की वजह से ऐसा होता है। कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अमोनिया इन वाटर, ये वो कंपाउंड है जो कंडक्टिविटी शो करते हैं कोविलेंट होने के बाद भी। क्योंकि बेटा ये सभी कौन से हैं, तो बट फ्यू पोलर कोविलेंट, यहाँ पर पोलर वर्ड भी आएगा, मैंने पोलर नहीं लिखा था। जैसे वाटर है, एक्सप्लेन कर दूं, आप वाटर को वाटर में डिजोल्व करो बेटा, एक वाटर दूसरे वाटर को प्रोटॉन देकर H3O प्लस OH माइनस बनाएगा। अब आप देखो यहाँ पर फ्री हाइड्रोजन आयन हो गया, और फ्री हाइड्रोजन आयन होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि बेटा यहाँ पर क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। ऐसे ही एग्जाम्पल करो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वही वाटर में डिजोल्व कर दो, क्या बनेगा H3 प्लस O प्लस Cl माइनस। तो वापस देखो आप H3O प्लस का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर प्रोटोन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, कंडक्टिविटी शो हो जाएगी। ऐसा ही अमोनिया को भी आप ले सकते हो, अमोनिया को आप वाटर में डिजोल्व कर लो, बताओ क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और साथ में क्या बनेगा, OH माइनस। तो वापस देखो H प्लस आयन हो गया। तो बेटा ये वो पोलर कोविलेंट कंपाउंड है जिनके अंदर सेल्फ आयनाइजेशन होता है, और सेल्फ आयनाइजेशन या फ्री आयन की वजह से कंडक्टिविटी शो करते हैं। बट एक कोविलेंट कंपाउंड में आपका सेक्शन भी है, आपका एक कोविलेंट कंपाउंड, जैसे ग्रेफाइट को देखो आप, ग्रेफाइट बेटा आपका कोविलेंट कंपाउंड है, उसके बाद भी बेटा ये कंडक्टिविटी शो करता है। आपको पता है बेटा ग्रेफाइट जो है वो आपका कोविलेंट कंपाउंड है, नॉन मेटल है, उसके बाद भी कंडक्टिविटी शो कर रहा है। क्यों शो करता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आपका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है उस कार्बन के साथ में 4 कार्बन नहीं 3 ही कार्बन जुड़े होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से ये कंडक्टिविटी शो करता है। इसी के साथ आपका एक कंडक्टिविटी का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट सोलेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा कौन सी, सोलेबिलिटी। अगर हम सोलेबिलिटी की बात करें तो आप लोगों को पता है बेटा लाइक डिजोल्व लाइक, बेटा सेम में सेम डिजोल्व होता है, लाइक डिजोल्व लाइक, सेम में सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका नॉन पोलर कंपाउंड अगर होगा, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर आपका नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और अगर बेटा आपका पोलर कंपाउंड होगा तो आर सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना, पोलर पोलर में घुलता है और नॉन पोलर में घुलता है, इसी को बोलते हैं बेटा लाइक डिजोल्व लाइक। अब आप बताओ कोविलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, कोविलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं, तो बेटा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे। तो अगर मैं बात करूं किसकी, कोविलेंट कंपाउंड की, तो कोविलेंट कंपाउंड्स आर सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, सच एज, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बेंजीन हो गया, बेंजीन के अलावा बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, CH2 हो गया, ये वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जिनके अंदर आपके कोविलेंट कंपाउंड डिजोल्व होते हैं। क्यों डिजोल्व होते हैं, क्योंकि बेटा ये नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ वांडरवाल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज फॉर्म्स या बिकॉज फॉर्म वांडरवाल फोर्स विद नॉन पोलर सॉल्वेंट। अर्थात ये आपका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसके साथ वांडरवाल फोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आपका आता है बेटा आइसोमेरिज। आइसोमेरिज आपको पता है बेटा कोविलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है और रिजिड होता है, और रिजिडी और डायरेक्शनल होने की वजह से बेटा स्पेस के अंदर एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है, और अगर स्पेस में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है तो आइसोमेरिज्म भी होगी। और वैसे भी आपको पता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केवल कोविलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं, और आपको पता है कई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्यों, क्योंकि वो कोविलेंट बॉन्डेड है। तो कोविलेंट बॉन्ड रिजिड और डायरेक्शनल होने की वजह से ऐसा करता है।
तो यहां से क्या पॉइंट लिखूंगा मैं, तो वो देखिएगा, कोविलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, so give different arrangement of atom, different arrangement of atoms in space। तो कोविलेंट बॉन्ड रिजिड और आपके रिजिड के अलावा डायरेक्शनल होने की वजह से बेटा स्पेस के अंदर एटम्स का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से तो आइसोमेरिज्म, इसलिए वो बेटा आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है बेटा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से इनके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म होता है बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? कोविलेंट बॉन्ड होता है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कोविलेंट बॉन्ड, उनके अंदर कोविलेंट बॉन्ड होता है, और कोविलेंट बॉन्ड होने की वजह से ही वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इसी के साथ आपका ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो नंबर 5 में मैं ले रहा हूं बेटा आपका, एक तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट और एक हो गया बेटा आपका बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है बेटा कोविलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वान डर वाल है, इसलिए बेटा इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो यहां से लिखेंगे लो MP और BP, अर्थात इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? लो होता है। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल हेल्ड वीक वान डर वाल्स फोर्स, अर्थात यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वान डर वाल फोर्स पाया जाता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बट बेटा इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। एक्सेप्शन डायमंड है। आपको पता है डायमंड कोविलेंट कंपाउंड है, बट डायमंड जो होता है उसमें 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर है, और 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बेटा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखना डायमंड जो है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो कोविलेंट कंपाउंड है, उसका रीजन उसमें 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से है। और भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड है, डायमंड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, सिलिका हो गया, ये सब वो है जिनके अंदर 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इन सबका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आता है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं इनके रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो बेटा इनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आल्सो क्वाइट स्लो होता है, अर्थात इनके अंदर पाई जाने वाली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत कम होती है। अर्थात कोविलेंट कंपाउंड किसी भी रिएक्शन में स्लो टेक पार्ट करते हैं। क्यों? कारण बताओ फटा। तो स्लो क्वाइट रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, तो बेटा सो क्वाइट रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, इनके अंदर आपका स्लो क्वाइट स्लो रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपको पता है कोविलेंट कंपाउंड जो होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेते हैं, और जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो होती है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो बोलूंगा कोविलेंट कंपाउंड टेक पार्ट इन ए रिएक्शन एज मॉलिक्यूल, अर्थात आपके एक कंपाउंड जो आपके कोविलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो किसी रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल के रूप में भाग लेते हैं, और मॉलिक्यूल जो होता है हमेशा, ध्यान रखना बेटा, जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल हमेशा स्लो रिएक्शन शो करता है। तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज स्लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है बेटा? स्लो होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्रेक होने की टेंडेंसी नहीं होती। इसी के साथ आपके कोविलेंट
कंपाउंड के या कोविलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर आपको हर पॉइंट क्लियर है तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।